फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट महजमीन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक एकेडमी। आज इंशाल्लाह हम अपने मिड टर्म की सीरीज़ का लास्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे जो कि वीक नंबर 6 और टॉपिक है इसका फॉर्मल रीजनिंग। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? फॉर्मल रीजनिंग। फॉर्मल रीजनिंग क्या चीज़ होती है? फॉर्मल रीजनिंग में का मतलब होता है आपका बेसिकली किसी चीज़ के बारे में हम सोचते हैं और उसके बारे में आर्ग्यूमेंट देते हैं और फाइनली उस आर्ग्यूमेंट की बेस पे कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं हम लोग। यानी फॉर्मल रीजनिंग को अगर हम इजी वर्डिंग में लें, ये आपका एक प्रोसेस होता है जिसमें हम वेल डिफाइंड रूल्स, प्रिंसिपल और प्रोसीजर्स को अप्लाई करके किसी प्रॉब्लम या सिचुएशन को एनालाइज करते हैं और फिर उसके बाद उसका रिजल्ट निकालते हैं। यही सर ने भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आप एक दफ़ा डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग लॉजिकली, आर्ग्यूइंग एंड ड्राइंग कंक्लूजन। ठीक है, थिंक करेंगे, फिर उस पर आर्ग्यूमेंट करेंगे, देन उसके बाद उससे कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। इट इन्वॉल्व द एप्लीकेशन ऑफ वेल डिफाइंड रूल्स। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है? वेल डिफाइंड रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं टू एनालाइज एंड ड्रॉ द कंक्लूजन अबाउट गिवन प्रॉब्लम। अ सिस्टमैटिक अप्रोच। अब ये क्या चीज़ है जो फॉर्मल रीजनिंग है, ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है। ये आपने एमसीक्यूज के लिए पढ़ लेना है। ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है टू लॉजिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग फॉर्मल सिस्टम सच एज मैथमेटिकल और लॉजिकल फ्रेमवर्क्स। ये क्या करता है? ये फॉर्मल रीजनिंग आपका एक सिस्टमैटिक अप्रोच होती है जो कि लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की, जिसमें हम फॉर्मल सिस्टम्स को यूज़ करके, जैसा कि मैथमेटिक्स और लॉजिक्स वगैरह को यूज़ करके ना एक फ्रेमवर्क क्रिएट करते हैं। लॉजिक इज़ ये जो लॉजिक इज़ अ लैंग्वेज ऑफ रीजनिंग। जो इसमें ना, क्योंकि ये जो लास्ट लेक्चर जितने भी अब आगे स्टार्ट हो रहे हैं ना, इसमें ज़्यादातर हम लोग प्रेपोजिशंस, लॉजिक, ट्रुथ टेबल, इनके बारे में बात करेंगे और ये चीज़ें पेपर में आती हैं। वो जो ऊपर हमने फार्मूलाज और इस तरह के पढ़े हैं ना, वो कम ही आते हैं। लॉन्ग शॉर्ट में ना और एमसीक्यूज़ में भी मोस्टली इन टॉपिक्स में से रिपीट होता है। अब 6 से लेके तकरीबन आगे जो 3-4 वीक्स हैं ना, ये आपके इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको लाजमी करके जाइएगा। मिड में तो आई थिंक सो सिर्फ 6 तक ही है। आगे जब फाइनल में तैयारी करेंगे ना आप, तो ये जो लॉजिक्स वाले हैं ना, ट्रुथ टेबल्स वाले, ये काफ़ी रिपीट होते हैं। अच्छा जी, हमने लॉजिक के बारे में पढ़ लिया। लॉजिक इज़ अ लैंग्वेज ऑफ रीजनिंग। आगे जाके देखते हैं डिटेल में कि लॉजिक होता क्या है। लॉजिक क्या है? लॉजिक रेफर टू अ फॉर्मल सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल्स एंड रूल्स दैट गवर्न्स करेक्ट और वैलिड रीजनिंग। रूल ऑफ ये जो आपके पास लॉजिक है, रीजनिंग की एक लैंग्वेज होती है। रूल ऑफ इन्फेरेंस में हम किसी एक सिस्टम के एविडेंस को देखकर दूसरी स्टेटमेंट के लिए ट्रू या फॉल्स होने को रीज़न निकालते हैं कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। यानी बेसिकली अगर हम कहें कि लॉजिक एक फॉर्मल सिस्टम होता है आपके पास, जिसमें हम प्रिंसिपल्स और जिसमें हमारे पास जो है कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो कि हमें बताए जाते हैं और हम उसकी बेस पर अपने सिस्टम की जो है ना वैलिडिटी को चेक करते हैं कि हमारा सिस्टम जो है इस पे वैलिड होगा, रीजनिंग वैलिड है या नहीं है। लॉजिक में हम सिंबल्स, नोटेशंस और फॉर्मल लैंग्वेजेस को भी यूज़ करते हैं। ये जो यहाँ पे गिवन है, लॉजिक यूजेस सिंबल्स, नोटेशन एंड फॉर्मल लैंग्वेज टू रिप्रेजेंट स्टेटमेंट, एम्प्लॉयज लॉजिकल ऑपरेटर, रूल और इन्फ्रेंस। ये रूल ऑफ इन्फ्रेंस जो है ना, इसका ये मैंने ऊपर दे दिया। इसमें हम क्या करते हैं, एक चीज़ की एविडेंस को देखकर दूसरे दूसरे की, जैसे वो ट्रुथ टेबल का मैंने आपको बताया ना कि वो एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स है, ये एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है, उससे क्या रिजल्ट बनेगा, यानी एक के इफेक्ट होने से दूसरे पे क्या इफेक्ट आ रहा है, वो हम ड्राइव करते हैं यहाँ से आगे। इट प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क ऑफ इवेलुएटिंग द लॉजिकल कोहेरेंस एंड वैलिडिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट। एप्लीकेशन इन कंप्यूटर साइंस, डिज़ाइन कंप्यूटर सर्किट्स प्रोवाइडिंग सच एज रिगरस फ्रेमवर्क। ये हमें एक रिगरस फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। ये भी आप पढ़ लीजिएगा। लॉजिक की हेल्प से हम नेचुरल लैंग्वेज की स्टेटमेंट्स की वैलिडिटी, मीन करेक्टनेस और इनकरेक्टनेस को चेक कर सकते हैं। जैसे वो एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है, तो उसमें हम एक करेक्टनेस को चेक कर रहे हैं कि एक स्टेटमेंट अगर हम ये वाली ट्रू हो जाती है, दूसरी फॉल्स हो जाती है, तो हमारा ओवरऑल रिजल्ट क्या बनेगा। तो ये चीज़ हमें बताई जा रही है यहाँ पे। नेक्स्ट है प्रपोजिशंस। प्रपोजिशंस वो स्टेटमेंट होती है आपके पास, इसके ना सिर्फ दो सूत्रों में रिजल्ट आते हैं, या तो वो आपकी ट्रू होगी या वो फॉल्स होगी। ठीक है, द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ प्रपोजिशन दैट इवैल्यूएट द ट्रू। अच्छा, साल में सॉरी हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 डेज़ होते हैं। ठीक है, ये आपकी एक ट्रू स्टेटमेंट है, ये आप ट्रू के अंदर लाइक आ रही है। और देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, और साल में कितने मंथ्स होते हैं, ये भी ट्रू है, 12 मंथ होते हैं। 2 प्लस 4 कितना होता है? 6। ये ट्रू की कंडीशंस थी सारी। ठीक है, ये प्रपोजिशन में ट्रू वाला था, यानी वो टी एफ टी, मतलब इस तरह के होता है वो जब हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं। फॉल्स में क्या है? द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल एड अप टू 360। ट्राइंगल के जितने भी एंगल्स हैं वो 360 के नहीं होते, वो 180 डिग्री का होता है एक। तो ये गलत है, यानी ये फॉल्स कंडीशन है आपकी। ये एफ है आपकी। और दूसरा ये है कि लंदन इज द कैपिटल, लंदन नहीं है यूके। ये जो लंदन इज द कैपिटल ऑफ यूके, यानी वो यूके का कैपिटल है। और 2 - 4 = 7 तो नहीं ना होता, 2 - 4 = 2 होता है, तो ये भी आपकी फॉल्स कंडीशन है। तो ये ट्रू या फॉल्स प्रपोजिशंस है। ठीक है,
नेक्स्ट, इन मैथमेटिक्स वी ऑफन रिप्रेजेंट प्रपोजिशन सिम्बॉलिकली, हम सिम्बॉलिकली उसको वेरिएबल नेम के थ्रू शो करते हैं, सच एज पी एंड क्यू। जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रूथ टेबल्स हम लोग बनाते हैं पी और क्यू का, जिसमें टी और उसके बाद टी और एफ होता है आपके पास। फिर इसी तरह यहाँ पे टी एफ करके जब हम लोग बना रहे होते हैं क्यू की वैल्यूज़ को, तो ये आपके ना ट्रूथ टेबल हम लोग जनरेट करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल पी इज इक्वल टू आई गो टू शॉपिंग ऑन वेडनेसडे, और क्यू जो है यहाँ पे वो क्वांटिटेटिव उन्होंने शो किया हुआ है, स्टेटमेंट के बजाय हम वेरिएबल्स यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। प्रपोजिशंस, कई बार ऐसा सिनेरियो आ जाता है कि किसी एक्सप्रेशन को प्रिसाइजली एवेलुएट करना पड़ता है। इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटिंग एंड मैथमेटिक्स ओकेजन अराइज व्हेन इट्स नॉट पॉसिबल टू एवेलुएट द एक्सप्रेशंस मे बी प्रोग्राम। ये बस एक नज़र पढ़ लीजिएगा, बाकी ये इंपॉर्टेंट कोई नहीं है। इट इज़ पॉसिबल टू काउंट सच सिचुएशन डेफिनेटली 3 वैल्यूड। कई दफ़ा होता है हमारी दोनों सिचुएशन नहीं आ रही होती, तो उस सूरत में हम क्या आंसर दे सकते हैं उसको, अनडिफाइंड, कि ये क्या है, अब ये अनडिफाइंड सिचुएशन है आपकी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अभी ये प्रपोजिशंस ही चल रही हैं, इसमें क्या है, ये ट्रू है, ठीक है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये हमने ऊपर देख लिया है, ठीक है, लाहौर कैपिटल नहीं है, ये फॉल्स है। लेकिन ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, आई एम अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, ये आई थिंक नहीं, ये वाली नहीं, ये सही है। इन अ मैथमेटिक्स वी ऑफन रिप्रेजेंट अ प्रपोजिशन सिम्बॉलिकली, बस उन्होंने यहाँ पे बताया है कैसे, ये ऊपर वाली उन्होंने यहाँ पे रिपीट किया है, एक से ज़्यादा प्रपोजिशन। अच्छा, कंपाउंड प्रपोजिशंस क्या होती है, जैसा कि नाम से शो हो रहा है कंपाउंड, यानी दो चीज़ों से मिलकर बन रहा है। अब ये देखो, जो सिंगल है, जो एक ही प्रपोजिशन होगी 2 + 2 = 4, यानी एक प्रपोजिशन दूसरे के साथ मिलके जो एक ही आंसर दे रही है वो क्या बन रहा है, सिंगल ही है। तो ये जो सिंगल है जिसको हम मजीद ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, 4 आ गया आंसर, बस आ गया ख़त्म। तो ये क्या है, ये आपके पास प्रिमिटिव होती है। लेकिन जो आपके पास कंपाउंड प्रपोजिशन क्या होती है, जिसमें दो सेंटेंसेस या दो वैल्यूज आपके पास गिवन होती हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ कि रोजेज आर रेड एंड वायलेट्स आर ब्लू, यहाँ पे क्या है, अब दो स्टेटमेंट्स गिवन है, ये एक रोजेज वाली है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, और ये दूसरी स्टेटमेंट है। इसको हम मजीद ब्रेक डाउन कर सकते हैं, तो इसका मतलब है ये क्या है, कंपाउंड प्रपोजिशन आपके पास। द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड प्रपोजिशन इज दैट इट्स ट्रूथ वैल्यू इज कम्प्लीटली डिटरमाइंड बाय द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ इट्स सब प्रपोजिशंस टुगेदर। तो इसको पढ़ लीजिएगा आप कि इसकी जो ट्रूथ वैल्यू है वो इसकी जो सब प्रपोजिशन है उसके थ्रू मिलकर बनती है। बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब यहाँ से बड़े मज़े का एक टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, मतलब आप लोगों ने भी ये काफ़ी काफ़ी जगह पे इसको यूज़ किया होगा, बचपन से हम लोग इन टॉपिक्स को पढ़ते आ रहे हैं, इतना कोई इनमें मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी है, और पेपर में भी ये रिपीट होता है। कंजक्शन, कंजक्शन क्या होता है, ये आपका एंड ऑपरेटर होता है, एमसीक्यूज़ में भी था, मेरे अपने एमसीक्यूज़ में था, कई जगह पे सिंबल पूछ लेते हैं, एंड का सिंबल कौन सा होता है, ये जो इस तरह का होता है, ए वाला, ठीक है, बस दरम्यान में लाइन नहीं होती, बाकी उल्टा वी कह लो या इसको ए कह लो। टू प्रपोजिशंस कैन बी कंबाइंड, ये जो कंजंक्शन होता है इसकी स्टेटमेंट आपको ये ट्रूथ टेबल गिवन है। क्या होता है इसमें कि आपकी जब तक दोनों कंडीशंस ट्रू नहीं होती ना, तब तक आपका रिजल्ट ट्रू नहीं आता। एंड के लिए आपका फर्स्ट स्टेटमेंट भी और दूसरी भी, ये अगर दोनों आपकी ट्रू नहीं आ रही तो आपका आंसर ट्रू नहीं होगा। लेकिन अगर आप में से इन दोनों में से कोई एक भी आपकी फॉल्स आ रही है तो आंसर फॉल्स ही होगा फिर, ठीक है। यानी एंड के लिए दोनों स्टेटमेंट्स का पी और क्यू दोनों का ट्रू होना जरूरी है, तब आंसर ट्रू आता है, ठीक है। ये आगे उन्होंने यही दिया हुआ है एग्जाम्पल, आइस जो है वो फ्लोट कर रही है वाटर पे, और दूसरी स्टेटमेंट क्या है, आइस वाटर पे फ्लोट कर रही है, यानी ये ट्रू है। और 2 + 2 = 4, ये भी ट्रू है, यानी इसका ट्रूथ टेबल क्या बना, ये भी टी है और ये भी टी है, तो आंसर क्या बना, ट्रू, यानी दोनों ट्रू हो गई हैं, तो ये टी हो गया। यहाँ पे आइस तो वाटर पे फ्लोट करती है, लेकिन 2 + 2 = 4 बनता है, यहाँ पे उन्होंने 5 लिखा हुआ है, तो ये फॉल्स है, तो ये टी और एफ क्या मिल गया, बन गया फॉल्स, तो ये आपके पास गलत बन गई। नेक्स्ट, चाइना जो है वो यूरोप के अंदर नहीं है, और ये दूसरी बेशक ट्रू है, पहली फॉल्स है दूसरी ट्रू है, तो ये फॉल्स ही होगी, क्योंकि हमने क्या कहा था, दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है। चाइना एंड यूरोप, ये है ही फॉल्स है, जब एक फॉल्स हो गई तो एंड के अंदर अगर एक फॉल्स हो जाए दूसरी भी फॉल्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगी। तो ये बस उन्होंने ना ये चीज़ एक्सप्लेन की है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपके पास, डिसजंक्शन। कंजंक्शन हमने ऊपर पढ़ लिया, अब डिसजंक्शन क्या होता है आपके पास से, ये आपके पास और का ऑपरेटर होता है, यानी इसके पास क्या है, अगर दो स्टेटमेंट्स है ना आपकी, दोनों में से अगर कोई एक भी आपके मतलब एक ट्रू है एक फॉल्स है, ठीक है, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, फिर भी ट्रू ही रह जाएगा, यानी आंसर आपका वो ट्रू कंसीडर होगा। दोनों में से अगर कोई एक स्टेटमेंट ट्रू हो रही है तो आंसर ट्रू रहेगा। हाँ, अगर दोनों फॉल्स हैं सिर्फ उस कंडीशन में आपका आंसर फॉल्स होगा। ये और है, और का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, ये वी का जो सिंबल है, ये यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है प्रपोजिशन में, कि डिसजंक्शन इसको कहते हैं, डिसजंक्शन या और का जो सिंबल है वो क्या है, दोनों में से पी और क्यू में अगर कोई एक स्टेटमेंट ट्रू है तो आपका आंसर ट्रू कंसीडर होता है। अब यहाँ पे उन्होंने ट्रूथ टेबल मिस किया हुआ है, लेकिन इसका भी तकरीबन वही बनना है, हम खुद बना लेते हैं। यहाँ पे अगर आपका पी है, और बल्कि ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, फिलहाल उसको छोड़ दें, आपको ये इधर से मैं दिखा देती हूँ। ये जो आपके पास ऊपर था ना,
इरेजर ये रहा। ओके, यहाँ पे जो और के अकॉर्डिंग अगर हम इसको करें ना, इसी के साथ मैं ये एक लाइन लगा देती हूँ। यहाँ पे मैं कहती हूँ कि मैं इसको और के साथ सॉल्व करूँगी। अगर दोनों में से ये ट्रू है ये भी ट्रू है तो मेरा आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। दूसरा पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो मेरा आंसर क्या बनेगा? फिर भी ट्रू बनेगा, क्योंकि क्या एक स्टेटमेंट तो ट्रू हो रही है ना मेरी और कंडीशन के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे एक पहला फॉल्स है लेकिन दूसरा ट्रू है तो इसके अकॉर्डिंग में मेरा ट्रू बन जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं तो फिर एंड में भी फॉल्स होता है और में भी हमारे पास आंसर क्या आता है? फॉल्स आता है। तो ये इसका था बेसिक। ये बड़े मज़े के कॉन्सेप्ट्स हैं और पेपर में भी आ जाते हैं तो आप अच्छे से कर लें, बाकी इसमें कोई मुश्किल नहीं है। नेगेशन ऑपरेटर क्या करता है? आपकी जो रिजल्ट आता है ना उसको उल्ट कर देता है, मतलब उसका उल्टा आपको शो करवा देता है। अगर रिजल्ट आपका ट्रू बन रहा है तो आंसर फॉल्स कर देगा, सॉरी, रिजल्ट अगर आपका ट्रू बन रहा है तो आंसर उसको फॉल्स कर देगा, और अगर आपका रिजल्ट फॉल्स में है तो उसके आंसर को क्या कर देगा? ट्रू कर देगा। निगेशन यानी उल्ट कर देना, इसको हम क्या कहते हैं? नॉट कहते हैं। ये नॉट का ऑपरेटर होता है और इसको ऐसे शो करते हैं, और कई दफ़ा ना ये एग्जाम में ऐसे भी करके आया होता है, तो आपने उससे कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या चीज़ है, कोई और चीज़ तो नहीं। तो ये इस तरह का जो ये टिल्डा का सिंबल होता है ना, ये भी निगेशन को ही शो करता है। तो ये क्या है? बस उस कंडीशन को ना रिवर्स कर देता है, उल्टा कर देता है। यानी अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देता है, फॉल्स है तो ट्रू कर देता है उसको। यानी यहाँ पे ये देखें, आइस फ्लोट इन वाटर, तो इसको क्या कर देगा? आई इट इज़ फॉल्स दैट आइस फ्लोट इन वाटर, बस उसको फॉल्स कर दिया ऐसे। आइस डज नॉट फ्लोट इन वाटर, ये भी हम इसको कह सकते हैं। 2 + 2 = 5 है तो इसने क्या? इट इज़ फॉल्स दैट 2 + 2 = 5। तो यहाँ पे इसने क्या कहा है? 2 + 2 इज़ नॉट इक्वल टू 5, बस ना उसको रिवर्स कर देता है उनको। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? प्रपोजिशन एंड ट्रुथ टेबल्स। यहाँ पे उन्होंने ट्रुथ टेबल्स बताने का बताया कि हम कैसे बनाते होते हैं। अच्छा, ये तीन ऑपरेटर्स हम पढ़ चुके हैं, एंड और नॉट का, सच एज एक्सप्रेशन पी और क्यू। एक्सप्रेशन कौन से हैं? ऑपरेटर्स लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं। ये जो आपके पास ना एमसीक्यूज में भी पूछ लेते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होते हैं? वो ये वाले ऑपरेटर्स होते हैं, एंड और नॉट, इनको हम कनेक्टिव्स कहते हैं, ठीक है। और जो आपके पास एक्सप्रेशंस होते हैं वो कौन से होते हैं? ये पी क्यू और ये हमारे जो है लॉजिकल एक्सप्रेशंस होते हैं, और इन सब का जो कॉम्बिनेशन होता है ये सब मिलकर क्या चीज़ बनाते हैं? कॉल्ड प्रपोजिशन। ये सारा मिलकर प्रपोजिशंस बनाते हैं आपके पास, ठीक है। कंपाउंड प्रपोजिशंस, सब प्रपोजिशन से मिलकर बनती हैं, यानी पी क्यू क्यू इज इक्वल टू आर एस। तो ये सारा उन्होंने ना बस इस चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है। द ट्रूथ वैल्यू ऑफ प्रपोजिशन इज नाउन वंस द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ इट्स वेरिएबल इज नाउन। तो बस ये ना एक नज़र पढ़ लीजिएगा इसको। ये आई थिंक सो ये क्वेश्चन ये सेम एज इट इज़ मेरा ना शॉर्ट क्वेश्चन में भी रिपीट था, उसमें लॉन्ग में, सॉरी, मिड टर्म में जब मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ा था ना, मेरा ये क्वेश्चन मिड में आया हुआ था। उन्होंने सर ने सेम एज इट इज स्टेटमेंट दी थी। स्टेटमेंट दे के सर ने कहा था इसको वेरीफाई करें ट्रू टेबल बना के। तो इसमें आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने पी कर ये आपने वैल्यू खुद याद रखनी है, सर ने कोई नहीं देनी, आपने खुद वैल्यू याद रखनी है, ये दो टेबल की सिर्फ। इतने तो अब आप मास्टर लेवल तक पहुंच आए हैं, किस्म के बीएस कर रहे हैं, तो आप ट्रूथ टेबल तो आपको बनाना आता ही होगा। तो ये पी में फर्स्ट टू वाली जो वैल्यूज़ होती हैं वो ट्रू होती हैं, सेकंड टू फॉल्स होती हैं, और जो क्यू होता है उसमें फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, ठीक है। ये अब दो वैल्यू सिर्फ यूज़ कर रहे हैं ना, दो के लिए आपने ना 4 डिजिट का बनाना होता है, 4 रोज तक का। मतलब ये जो टोटल लेंथ होगी ना 1 2 3 और 4, ये आपकी 4 तक बनेगी। दो हैं तो 2 की पावर 2 कर देंगे। अब दोनों ट्रू हैं। अब यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले हम लोग ये ब्रैकेट के अंदर जो नॉट वाला ना इसको सॉल्व करेंगे। ये जो नॉट के सिंबल के साथ है ना क्यू, क्यू को क्या कर देंगे? क्यू की वैल्यू को उल्टा कर देंगे, यानी जहाँ पे ट्रू था उसको फॉल्स कर देंगे। टी था तो यहाँ पे एफ हो गया, यहाँ पे एफ था यहाँ पे टी हो गया, यहाँ पे टी था इधर एफ कर दिया हमने, यहाँ पे फॉल्स था इधर ट्रू कर दिया, यानी वो टी की वैल्यू को उल्ट कर दिया हमने निगेशन में। और फिर उसका एंड ले लेना है, जो आंसर आया है ना ये वाला जो क्यू जो आंसर में आया है इसका एंड ले लेना है इस पी के साथ। मैं इसको ना रेज करती हूँ, एक मिनट। हाँ जी। अच्छा, मैं कह रही थी ये जो आपका नेगेशन के बाद आंसर आया है ना ये सारा, इन सारों का आपने एंड लेना है अब नेक्स्ट इस पी के साथ, तो आपका ये वाला कॉलम बन जाएगा।
ये वाला जब आपका कॉलम बना ना, तो अब आपने इस पूरे का निगेशन ले लेना है, क्योंकि क्या कहा था, जब आपका ये ब्रैकेट के अंदर का वैल्यू सॉल्व होगी ना पहले, तो फिर उसके बाद ये जो ब्रैकेट के बाहर ये निगेशन का सिंबल है ना, इसके की वजह से आपने इसका निगेशन ले लेना है। तो आंसर क्या है, इधर एफ था, एफ की जगह क्या बन गया, टी बन गया, इधर टी था, इधर एफ आ गया, इधर एफ था दोनों में, तो यहाँ पे आपने क्या बना देना, टी बना देना। तो बस ये उसका आंसर था, लॉन्ग क्वेश्चन था ये। और इसमें भी वो वही चीज़ बता रहे हैं, कनेक्टिव्स और सारा वही है जो ऊपर मैंने आपको ना समझा दिया है। ये भी मतलब वही स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना बता रहे हैं। लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या चीज़ होती है, टू प्रपोजिशन पी और क्यू, और यहाँ पे क्यू इज इक्वल टू पी क्यू आर सेड टू बी लॉजिकली इक्विवेलेंट, सिंपली और सिंपली इक्विवेलेंट और इक्वल इफ दे हैव आइडेंटिकल ट्रूथ टेबल्स। दो आपके पास ये आपका ना लॉजिकल इक्विवेलेंट का सिंबल है। अगर दोनों साइडें आपकी, जैसे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की हम बात करते होते हैं ना, अगर दोनों का जो ये रिजल्ट वाला जो कॉलम है ना, ये दोनों सेम बन रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों जो टेबल है आपके, ये जो दोनों आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं ना, ये इक्वलेंट आपस में, दोनों जो प्रपोजिशंस हैं ये आपकी इक्वलेंट है। अब ये भी वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में या लॉन्ग क्वेश्चन में दे सकते हैं। ये पूरी स्टेटमेंट दे के आपको ना, ये आपका क्वेश्चन होगा ये वाला, ये आपको क्वेश्चन दे देंगे और आपको बोलेंगे बताएं, इसको प्रूव करें, क्या ये जो लेफ्ट साइड वाली जो प्रपोजिशन है ये राइट साइड के इक्वल है, या फिर इस तरह बोल सकते हैं कि ये दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो लॉजिकल इक्वलेंट है या नहीं है। तो इस सेंस में क्या करना, आपने ये दोनों टेबल्स ड्रॉ करने हैं, पी का पहले बनाना है, फिर क्यू का बनाना है, फिर दोनों का एंड ले लेना है, क्योंकि पहले ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को सॉल्व करते हैं। और फिर इधर से जब दूसरा टेबल बनाएंगे, तो इसमें पी और सबसे पहले पी और क्यू का बना लेना आपने, उसके बाद दोनों का एंड ये वाला निगेशन कर लेनी है, दोनों का निगेशन करने के बाद जो आंसर आएगा उसका आपने और ले लेना, और आपको पता है कि दोनों में से कोई एक ट्रू है तो आंसर ट्रू है बस। तो ये आपने ना कंस्ट्रक्ट करके बस टेबल बना दिए तो आपका प्रूव हो जाएगा। और ये जो मैंने आपको सिंबल बता दी दिया, ये आपका लॉजिकल इक्विवेलेंसी को शो करता है। टू प्रपोजिशन लॉजिकल वैल्यूज इक्वल है तो वो लॉजिकल इक्विवेलेंट होती हैं आपकी, मैंने आपको ऊपर बता दिया, एस इज इक्वल टू ये, मतलब सारा ना है इजी। सबके पास ये प्रपोजिशनल लॉजिक के कुछ फार्मूलाज आ रहे हैं, लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ प्रपोजिशंस। इसके अंदर ये आइडेंटिटी लॉज है, उसके बाद एसोसिएटिव लॉज है, कम्यूटेटिव लॉज है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। ये आप कर लीजिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में हो सकता है आपसे पूछ लें या लॉन्ग में, बड़ा मतलब ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो नहीं है कि मैंने तो नहीं देखा किसी का आया हो, लेकिन हो सकता आ जाए। तो इस तरह के ना वो आपको दे सकते हैं प्रूफ करने के लिए, तो आप उसको ना देख लीजिएगा कि ये डिमॉर्गन लॉ भी आई थिंक सो किसी का था, लेकिन एज इट इज़ वैसे मुझे नहीं याद कि उन्होंने ना कंप्लीट दिया हो। आगे इम्प्लीकेशन ऑपरेटर क्या होते हैं, इम्प्लीकेशन ऑपरेटर्स डिफाइन द इम्प्लीकेशन ऑपरेटर वी अटेम्प्ट टू गिव मीनिंग टू द एक्सप्रेशन, यानी हमने पढ़ा होगा इम्प्लाइज, आपने देखा होगा कि हम ना कुछ प्रॉपर्टीज़ को दूसरे के साथ इम्प्लाइज दूसरे के ऊपर इम्प्लॉय कर रहे होते हैं, यानी एक स्टेटमेंट के ऊपर जो प्रॉपर्टी लाई कर रही है, अगर हम कहते हैं कि ये अगर इस पे ट्रू है तो तब दूसरे पे ट्रू हो, तो इसको ना हम क्या पढ़ते हैं, पी इम्प्लाइज क्यू ही। इसका जो सिंबल होता है ना वो ये वाला होता है, ये डबल एरो वाला ना, डबल लाइन एरो का। द इम्प्लीकेशन ऑपरेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल, द स्टेटमेंट पी इम्प्लाइज क्यू देयर फॉर रिप्रेजेंटेड दैट पी इम्प्लाइज क्यू को हम इस तरह शो करते हैं, अल्टरनेटिव वे टू एक्सप्रेसिंग इम्प्लीकेशन पी इफ पी देन क्यू। अगर पी ट्रू, अगर पी ट्रू है या पी इस कंडीशन में है तो देन क्यू इस चीज़ को ट्रू करे, ठीक है। इस तरह के ना इम्प्लीकेशन ऑपरेटर्स होते हैं। ये इम्प्लीकेशन में क्या है, पी और क्यू, यानी अगर पी ट्रू है और क्यू भी ट्रू है, ठीक है, तो पी इम्प्लाइज क्यू क्या होगा हमारे पास, ये हमारा ट्रू होगा। अदरवाइज अगर इम्प्लीकेशन हमें बस पी के ट्रू होने के केस में इंफॉर्मेशन देती है, फॉल्स के केस में नहीं देती, इसलिए लास्ट दोनों में हम पी को कुछ भी हो हम आंसर ट्रू ही कर देते हैं। यानी सिर्फ पी के ट्रू होने में, अगर पी ट्रू है और दूसरा भी ट्रू है, यानी हमें बेसिकली इन दोनों का हमें वो रिजल्ट देती है, ठीक है। सर के अकॉर्डिंग सर ने कहा था आपका ये जो पी इम्प्लाइज क्यू के टर्म है ना, ये आपको क्या करती है, सिर्फ उन दो कंडीशंस में रिजल्ट देती है जिसमें आपका यानी फर्स्ट ये जो टू स्टेटमेंट्स है ना, उनमें से ये जो फर्स्ट टू है इनमें से इन दोनों को सिर्फ हम देखेंगे। पी जिन केसेस में ट्रू है ना, सिर्फ उन पी इम्प्लाइज क्यू, क्योंकि हम पी को इम्प्लॉय कर रहे हैं क्यू के ऊपर, ठीक है। आई थिंक सो आप लोगों को यहाँ से समझ आ रही होगी कि हम सिर्फ इन दो कंडीशंस को देख रहे हैं, इन दो कंडीशंस को देखेंगे, इनके ऊपर जो भी है काम जो भी हो रहा है, हम इनको, हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो हम क्या करेंगे, इनको ट्रू ही कर देंगे, सही है। पी इम्प्लाइज क्यू के केस के अंदर हम क्या करेंगे, जो क्यू से हमें कोई पी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, हम उसको ट्रू कंसीडर कर देंगे। लेकिन जहाँ पे ये पी ट्रू है उस सेंस में देखेंगे, फर्स्ट ट्रू है क्यू भी ट्रू है, तो आंसर क्या ट्रू है, फर्स्ट पी ट्रू है क्यू हमारा फॉल्स है, तो आंसर क्या करेंगे फॉल्स। तो ये हमारी दो कंडीशंस देखने वाली हैं, बाकी जो दो है ना हम उसको बस
ट्रू कंसीडर कर दी हमने। ये थोड़ा ट्रिकी सा है, तो आपने ना इसको थोड़ा माइंड में रखना है सही से। नेक्स्ट क्या है, द इक्विवेलेंस ऑपरेटर। इक्विवेलेंस ऑपरेटर क्या करता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। वो जो हमारा था उसमें क्या था, हमने एक साइड पे एरो लगाया था इस तरह का, लेकिन ये क्या है, ये डबल साइडेड है, यानी ये ऐसे भी है और ये ऐसे भी, डबल साइडेड एरो है। इफ पी इज ट्रू देन क्यू इज ट्रू, अदरवाइज क्यू इज फॉल्स। अगर पी ट्रू है, यानी इसमें वो दोनों को चेक करता है, जो वैल्यू पी की है और वही क्यू की है, सिर्फ उस सूरत में, क्योंकि एरो का मुंह आप इस तरह से देख लें, एरो का जो फेज है वो दोनों साइडों पे है ना। अगर पी भी ट्रू है और क्यू भी, दोनों आपस में मैच कर रही है वैल्यूज, तो तब हमारा आंसर जो है वो दोनों सेम सेम है आंसर। अगर पी और क्यू की, तो आंसर ट्रू कर दो। अगर वैल्यूज इजी वर्डिंग में कहूँ तो, अगर वैल्यूज दोनों की सेम है तो उनको ट्रू कर दो, अगर दोनों की सेम नहीं है तो उसको फॉल्स कर दो, ठीक है। तो आपने इसको देखना है और आपने इसको देखना है। तो अगर दोनों वैल्यू सेम है, यानी यहाँ पे टी और टी यानी दोनों ट्रूज थी, तो आंसर क्या है, ट्रू कर दिया हमने। यहाँ पे एफ और एफ यानी दोनों वैल्यूज सेम थी, दोनों वैल्यूज अगर सेम है तो हमने ऊपर पढ़ा था कि हम उसको क्या करते हैं, हम उसको ट्रू कर देते हैं। यानी यहाँ पे भी आपने ये नहीं देखना कि वो फॉल्स है, हमने देखना है कि अगर वो दोनों वैल्यू इक्वलेंट है, इक्वलेंट है ना, दोनों ही फॉल्स थी, दोनों इक्वलेंट है, तो आंसर क्या है हमारा इक्वलेंस ऑपरेटर के अंदर, यानी दोनों इक्वल हैं, फॉल्स हैं बट है तो इक्वल ना, तो उसको हम क्या करेंगे, ट्रू करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक ट्रू है एक फॉल्स है, इसी तरह इधर एक ट्रू एक फॉल्स है, तो हम इसको ना इक्वल नहीं कहेंगे, ठीक है। आपने इसको ना देख के चलना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपके पास, इक्विवेलेंस ऑपरेटर। ये वही चीज़ है, ये सॉरी इक्विवेलेंस नहीं, ये एक्सक्लूसिव ऑपरेटर है। एक्सक्लूसिव क्या करता है, अगर पी और क्यू दोनों की वैल्यूज सेम होगी तो आंसर फॉल्स कर देगा। यानी ये तो था आपके पास इक्विवेलेंस, यानी आपके पास दोनों वैल्यूज ट्रू है, आंसर आपने ट्रू दे देना है। सॉरी, दोनों वैल्यूज सेम है, दोनों वैल्यूज सेम है, आंसर ट्रू कर देना है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ना आप यही समझ लें, अगर दोनों वैल्यूज चेंज है एक दूसरे से, एक ट्रू है दूसरी फॉल्स है, तो तब आपने ट्रू करना है। यानी ये ना एक्सक्लूसिव जो है ये इक्विवेलेंस का उल्टा है। एक्सक्लूसिव और भी इसको ज़ोर ऑपरेटर भी कहते हैं, ठीक है, ये एमसीक्यूज में भी आता है। ये जो सर्कल बना के उसके दरमियान प्लस लगा होता है ना, तो ये क्या होता है, इसको हम एक्सक्लूसिव और भी कहते हैं, ज़ोर भी कहते हैं, और उसके बाद ये आपके पास ना एक्सक्लूसिव ऑपरेटर भी सिंपल कहते हैं। इसमें क्या है कि आपके अगर दो आपस में डिफरेंट है ना, दोनों एक ट्रू है एक फॉल्स है, यानी दोनों ऑपरेटर एक दूसरे का डिफरेंट है, दोनों कंडीशन सॉरी आप कह लें, दोनों कंडीशन डिफरेंट है, तब आंसर ट्रू करो। यानी ऊपर था कि दोनों कंडीशंस अगर सेम है तो आंसर ट्रू कर दो, लेकिन इधर एक्सक्लूसिव में है दोनों कंडीशंस अगर डिफरेंट है तब आंसर ट्रू करो। अगर दोनों कंडीशन सेम हो रही हैं तो आंसर उस केसेस में क्या होगा, आंसर आपके पास फॉल्स आएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या गिवन है, टोटोलॉजीज एंड कंट्रोडिक्शन। ये अब आपका वीक 7 स्टार्ट हो रहा है। यहाँ तक कि आपका मिड टर्म का लेक्चर थे सारे। मैंने कोशिश किया कि कम्प्लीटली मिड टर्म को आपको ना कंप्लीट करवा सकूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, मिड टर्म की सीरीज़ तो कंप्लीट हो ही गई है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी फाइनल टर्म की सीरीज़ भी स्टार्ट कर सकूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर समझ आ रहे होंगे, और फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप ना कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, तो मैं आपको कोशिश करूँगी आंसर देने की। और बाकी आपने ना इन चीज़ों को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हावी नहीं करना, इतने ही मुश्किल कोई नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, और ये लास्ट वालों में से पेपर ज़्यादा रिपीट होता है। खासकर ये जो वीक 6 है ना, ये बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ में भी आया होता है। ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स, प्रपोजिशंस, एक्सक्लूसिव और ज़ोर ऑपरेटर्स, इस तरह के ना, इनमें से पेपर आता है मोस्टली। तो अगर आप इनको अच्छे से कर लेंगे तो आपका पेपर अच्छे से हो जाएगा। तो आई होप सो आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगी होंगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज़ में, फाइनल टाइम की सीरीज़ में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।